अस्सलाम वालेकुम। डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में हम लोगों ने अब डिज़ाइन से रिलेटेड तो लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमें डिज़ाइन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। कि एक जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कोई चीज़ डिज़ाइन करता है तो वो एक प्रॉपर मॉडल को जो है उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो काम करता है। ठीक है। और ये काम उससे वो क्यों करता है ताकि वो मैक्रो और माइक्रो इश्यूज से बच सके। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर मैक्रो और माइक्रो इश्यूज को डिस्कस किया गया था कि मैक्रो इश्यूज क्या होते हैं और माइक्रो इश्यूज क्या होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम जो है उसको किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। तो हमारे पास दो तरह की जो है वो थ्योरीज मौजूद हैं जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक एल्गोरिदम जो है उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो है वो प्रायरी एनालिसिस है। ये सारे का सारा थियोरेटिकल एनालिसिस है और ये एनालिसिस जो है वो एल्गोरिदम का होता है, यानी कि एल्गोरिदम पे परफॉर्म होता है और इसी के अंदर जो है आपके एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो है उसको मेजर किया जाता है। और उसके अंदर चीज़ों को ज्यूम कर लिया जाता है। लाइक जैसे अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि दोनों टेक्निक्स में क्या फ़र्क है। अभी बेसिकली आप इसे जहाँ पे भी पढ़ोगे आपको ये पता चलेगा। प्रायर प्रायर का मतलब होता है पहले। ठीक है, पहले यानी कि अभी सिर्फ एल्गोरिदम है, प्रोग्राम में कन्वर्ट नहीं किया गया और उसका फिर एनालिसिस किया जाए। ठीक है, तो ये प्रायरी एनालिसिस, ये एनालिसिस जो है ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक जो है वो वर्चुअल यानी कि लॉजिकल मशीन डिजाइन है इस सब्जेक्ट के लिए, इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, जिसका नाम है रैंडम एक्सेस मशीन, जिसको आरएएम बोला था लास्ट टाइम हमने। जिसके अंदर आपको बताया गया था कि हर लिखी हुई इंस्ट्रक्शन कांस्टेंट यूनिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन लेती है। तो वो एनालिसिस जो उस तरह से थियोरेटिकली परफॉर्म किया जाता है उसे प्रायर एनालिसिस बोला जाता है। पोस्टीरियर एनालिसिस जो है इसके ये एम्पिरिकल एनालिसिस है, यानी कि ये इसके अंदर एल्गोरिदम नहीं रहता बल्कि प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर लेता है और किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए इसको जो है कंप्यूटर मशीन के ऊपर रन किया जाता है और फिर इसके एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स को जो है वो क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो ये पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, प्रायर का मतलब पहले। तो एल्गोरिदम के बारे में आपको ये चीज बताई थी कि जो एल्गोरिदम है वो आपका सिंपली जो होता है वो एक आपके पास एक ऐसी स्टेटमेंट, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स और इन चीज़ों को डिक्लेयर तो किया जाता है लेकिन वहां पे कोई रिसोर्स एलोकेशन नहीं हो रही होती। ठीक है ना। तो एल्गोरिदम को टोटली हमने देखना होता है कि जो प्रायर एनालिसिस है या पोस्टीरियर एनालिसिस है, इन दोनों में बेसिकली फर्क क्या आता है। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए, अंडरस्टैंड करवाने के लिए यहाँ पे हम लोग इसका ड्रॉ करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरिजन के अंदर हमारे पास क्या आएगा, जैसे सबसे पहले जो है हमारे पास यहाँ से टेबल ले लेते हैं, पोस्ट, और यहाँ पे हम लोग पोस्टीरियर। ठीक है, अच्छा जी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये जो है इसको एक्चुअली टेस्टिंग बोला जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं जर्नली
टेस्टिंग, ठीक है। एप्लीकेशन इसकी जो होती है वो होती है किसके ऊपर, प्रोग्राम पे। इसका मतलब है कि एल्गोरिदम कन्वर्ट हो चुका होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जब उसको पोस्टीरियर एनालिसिस के अंदर डाला जाता है, टेस्टिंग में डाला जाता है। प्रायर जो है वो है एनालिसिस। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि आपका एनालिसिस किया जाता है किसका, एल्गोरिदम का, ठीक है। अब एल्गोरिदम जो है, अब प्रोग्राम और एल्गोरिदम ये दोनों मेजर डिफरेंस है। प्रोग्राम जो है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। एल्गोरिदम क्या है, इंडिपेंडेंट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट है ये वाली टेस्टिंग, तो इसका मतलब है कि ये हाईली इफेक्टेड बाय है हार्डवेयर, ठीक है। और ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है किससे, हार्डवेयर की रिस्ट्रिक्शन से, ठीक है, हार्डवेयर कॉस्ट से। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो है सिंपली इंडिपेंडेंसी में चले जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है हार्डवेयर हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। अब मेन चीज आती है कि इसके अंदर क्या चीज स्टडी की जाती है। इसके अंदर जो होते हैं स्टेप्स, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कितने यूनिट ऑफ टाइम्स लेगा, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यूनिट ऑफ, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हम लिखते हैं यूनिट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड बाय सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटर्न इन अ स्पेसिफिक एल्गोरिदम, ठीक है। अच्छा, अब एल्गोरिदम के अंदर स्पेसिफिक, अब ये सिर्फ टाइम ही नहीं करता बल्कि स्पेस को भी कंसीडर किया जाता है। तो इसका मतलब है अल्टरनेटिवली अगर हम इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, ये टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर अगर फोकस कर रहा है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इसके लिए फिर हमारे पास मैथमेटिक्स में, इसका मतलब है टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को अगर हम स्टडी करेंगे तो टाइम और स्पेस के फंक्शंस आएंगे हमारे पास, फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। अब इन फंक्शंस को स्टडी करने के लिए, ताकि आपका जो एनालिसिस है उसको परफॉर्म किया जा सके, हमारे पास मैथमेटिक्स से एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था बिग ओ, ओमेगा, थीटा, ये चीजें जो है उनको कंसीडर किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये जो आपके पास टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी ये चीजें आपको बताई गई हैं, ये हमारे पास हैं कि ये हम लोग जो हैं ये इसके अंदर हार्ड बाउंडेड नहीं है, ठीक है। ये जो हमारे पास सॉरी ये मिस्टेक हो गई थी, मतलब जो हमारा प्रायरी एल्गोरिदम है उसके अंदर ये चीज़ें हैं, इंडिपेंडेंट है जिसे टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी हमें देता है। लेकिन जो पोस्ट पोस्ट बिहेवियर है हमारे पास टेस्टिंग का, वो रियल स्टैटिस्टिक्स पे काम करता है, स्टैटिस्टिक्स। अब रियल स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है, रियल स्टैटिस्टिक्स से ये मुराद है कि
एग्जीक्यूशन टाइम जो है एक प्रोग्राम का, वो उसको कंसीडर करता है। लेट्स सपोज कि आपको 10 मिली सेकेंड मिलता है, ये आपको 5 मिली सेकेंड मिलता है, ये 4 मिली सेकेंड मिलता है। किस तरह से? लाइक जैसे अगर आप पेंटियम 4 पे रन कर रहे हैं, कोड को 10 मिली सेकेंड आया, उसी कोड को अगर आपने i5 पे किया 5M आ गया, i7 पे किया 4MS आ गया आपके पास। तो इस तरह जो आपका आर्किटेक्चर होता है ना, जो मशीन का आर्किटेक्चर होता है, उससे भी ये वेरी करता है। ठीक है, मशीन टू मशीन वेरी कर जाता है। तो रियल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि कितनी एग्जीक्यूशन टाइम जो है ये कंजम्पशन कर रहा है, और उसके अलावा इसके साथ जो चीज़ मेजर की जाती है वो मेमोरी कंजम्पशन इन बाइट है। ठीक है, इन बाइट्स। तो इसका मतलब है यहाँ पे रियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम किया जाता है। तो इसको, ये जो रियल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर काम किया जाता है ना, इसको हम कहते हैं ये एम्पिरिकल एनालिसिस है। ठीक है, जिसके अंदर जो है वो चीज़ों को रियल वे में जो है वो स्टडी किया जा रहा है, लेकिन ये थ्रियटिकल है। ठीक है, जो प्रायर है ये थ्रियटिकल है, जो पोस्ट टेस्टिंग है ये आपकी इम्पिरिकल बिहेवियर जो है, ये ऑब्जर्वेशन है। लाइक जैसे आप एक एल्गोरिदम लिखेंगे और उसको मशीन पे रन करेंगे और उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, ऑब्ज़र्व करने के बाद आप उसको जो है वो रियल फिगर्स में बता देंगे, उसके रियल स्टैटिस्टिक्स आप डिफ़ाइन कर देंगे। लेकिन जो असिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं ये एब्सोल्यूट फिगर आपको नहीं देती, ये अप्रॉक्सीमेट फिगर पे काम करती हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आपके पास जो इसका डिफरेंस आता है ना, वो ये डिफरेंस आता है इन दोनों का, कि आपके पास ये जो है, जो आपका पोस्ट होता है, ये आपके एक्चुअल फिगर्स के ऊपर जो है, या स्टैटिस्टिक्स के ऊपर जो है वो एनालिसिस कर रहा होता है, यानी कि एज अ रिज़ल्ट दे रहा होता है। लेकिन ये जो होती है ये अप्रॉक्सीमेशन पे काम कर रही होते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जो एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एनालिसिस जो हमें सपोर्ट करता है वो प्रायर एल्गोरिदम है। ठीक है, ये एल्गोरिदम जो है ये हमें इस वजह से ज़्यादा सूटेबल है कि ये हमें एट द एंड जो है वो रिज़ल्ट भी फ्लेक्सिबल बिहेवियर में देता है। ठीक है, जिसको देख के हम लोग जो है वो एक ओवरऑल जो रिज़ल्ट है एनालिसिस का उसको कंप्यूट कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट हमें होता है वो ये होता है कि क्योंकि हम इसे अपने कॉन्सेप्चुअल मॉडल के ऊपर रन करके देख रहे होते हैं, तो इसके ऊपर हार्डवेयर की जो वेरिएशन है वो हाईली इफेक्टेड जो है वो नहीं होती, यानी कि हमारे पास बाइस्ड रिजल्ट नहीं आते ड्यू टू एनी एलिमेंट इन्वॉल्व इन प्रायरी एनालिसिस। तो जो आपके पास जो पोस्ट है इसके अंदर जब एम्पिरिकल एनालिसिस किया जाता है, तो कि ये क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा जो होते हैं वो काउंटिंग और बैलेंस के साथ चल रहा होता है और एक्चुअल फिगर्स पे काम कर रहा होता है। तो ये अगर हम लोग हमेशा ऐसी स्ट्रैटेजी को चाहते होते हैं जो जनरल हो, जेनेरिक हो। ठीक है, जिसके अंदर क्या हो कि आप वो इतनी फ्लेक्सिबल हो कि उसे किसी भी हार्डवेयर के ऊपर रन किया जाए तो जो हमारी अप्रॉक्सीमेशन कॉस्ट निकले वो उसी के अंदर रहे, वो उससे ना बाहर जाए और ना नीचे जाए, मतलब ना ओवरफ्लो में जाए ना अंडरफ्लो में जाए। तो हमारे लिए जो सबसे सूटेबल होता है प्रायरी एनालिसिस होता है। हम लोग इस सब्जेक्ट के अंदर जो पोस्ट बिहेवियर होता है, पोस्ट टेस्टिंग जो होती है, इसको अवॉइड करते हैं। प्रायर जो टेस्टिंग होती है उसको अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ कंसेप्चुअल मॉडल की तरफ। तो कंसेप्चुअल मॉडल हमने लोगों ने किया था रैंडम एक्सेस मशीन। अब रैंडम एक्सेस मशीन में हमने ये देखा था कि अगर आपके पास कुछ भी लिखा हुआ है, लाइक जैसे सी आउट की स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, तो सी आउट की जो स्टेटमेंट है वो चलते वक्त क्या करेगी, 1 यूनिट टाइम लेगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोगों के पास कोई असाइनमेंट हो रही है, लाइक जैसे ए असाइन हो रहा है इसको 3, तो ये भी यूनिट टाइम लेगा। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट असाइनमेंट की यूँ हो, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब ये 2 यूनिट ऑफ टाइम लेगा। ठीक है, तो 2 यूनिट ऑफ टाइम क्यों लेगा जी, इसमें अब
आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई जाएगी कि ये इस तरह से लेगा कि यहाँ पे ये एक तो ये है आपके पास और एक ये है, तो 2 एक्शन परफ़ॉर्म हो रहे हैं, तो 1 यूनिट टाइम इसका, 1 यूनिट टाइम इसका, तो टोटल इसके यूनिट टाइम कितने होंगे 2। ठीक है? ये कितना लेगा 1 और ये भी कितना लेगा 1। इसका समझाने का मकसद ये है कि अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसने भी 1 यूनिट टाइम लेना है। ठीक है, अगर सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके साथ कुछ नहीं हो रहा, उसने भी यूनिट टाइम लेना है। लेकिन अगर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कोई और ऑपरेटर भी लगा हुआ है, तो जितने ऑपरेटर्स आगे एक्सटेंड होते जाएंगे उतने नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो एडअप होते जाएंगे और वो उस लाइन की कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी एग्जीक्यूशन कॉस्ट है जो हम लोग प्रायर एनालिसिस के अंदर जो है इस तरह से इसको फाइंड आउट करते हैं। अब हमें कैसे पता है कि ये हमने यूनिट टाइम कंसीडर किया? ये हमने रैम में पढ़ा था। हमने देखा था कि उसकी इन्फिनिट मेमोरी है और वो क्या कर सकती है, असाइन कर सकती है वैल्यूज़, और अरिथमेटिकल, लॉजिकल और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको परफॉर्म कर सकती है, और जो भी सेट ऑफ ऑपरेशन होगा, जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा, वो यूनिट टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेगा। ठीक है, यूनिट टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब ये कि कांस्टेंट टाइम। अगर मैं कहती हूँ कि ये लाइन जो है वो 1 सेकंड लेगी, तो इसका मतलब है कि हर आने वाली लाइन जो है वो मैं 1 सेकंड उसको दे दूंगी, और टोटल इसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी। अब अगर मैं इन्हीं लाइंस को कंसीडर कर लूँ तो 1, 1 और 2, तो टोटल इस एरिया की कॉस्ट कितनी बन रही है, 4। ठीक है, तो इसको हम लोग बाकायदा मज़ीद एग्जांपल्स के साथ अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम लोग एनालिसिस जो है वो एल्गोरिदम्स का जो है वो परफॉर्म करते हैं।